वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और अब तक हमने पिछले क्लासेस में सीखा कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हमने ऐसे देखा था कि फर्स्ट टर्म जैसे हमारा है a, ठीक है, तो उसका सेकंड टर्म हो जाता है a प्लस डी, थर्ड हो जाएगा a प्लस 2d, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जो nth टर्म होगा nth नंबर पे होगा वो हो जाएगा a प्लस n-1d। इस तरीके से हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने पिछले क्लास में कर लिया था, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो अब हम करने जा रहे हैं इस एक नया टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन चलो समझते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि तीन नंबर हैं a, b और c। ये तीनों आपस में क्या है? AP में है। तीनों क्या है आपस में? AP में है। तो अगर ये AP में है इसका मतलब जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा, यानी कि A में कुछ ऐड किया तो B आया, और फिर वही सेम चीज़ B में ऐड किया होगा तो C आया होगा। तो अगर मैं B में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ A, तो यही तो मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर मैं C में से B सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी वही वाला D आएगा जो हमारा B में से A सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी इसको मैं अगर C माइनस B लिख दूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। B माइनस A और C माइनस B एक ही बात है। अब मैं B को इधर लेके आता हूँ और A को उधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ से B प्लस वो B हो जाएगा इज इक्वल टू C प्लस A, या फिर इसको A प्लस C ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? A प्लस C डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से मेरा जो है यहाँ पे B का वैल्यू आ गया है A और C के टर्म्स में। इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे ये जो B है इसको हम निकाल सकते हैं A और C के हेल्प से। A प्लस C अपॉन 2 कर दिया जाए तो ये हमारा B निकल के आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन। इसमें क्या क्वेश्चन से पूछा गया है कि इस तरीके से AP दिया गया है -6, फिर बीच में डैश है, ये खाली जगह है, फिर यहाँ पे 8 है, 15 है। तो मुझे क्या करना है कि इस खाली जगह पे क्या होना चाहिए? इसको बनना है। तो जनरली मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर फर्स्ट टर्म को देखते हुए फॉर्मूला लगाकर मुझे इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन अरिथमेटिक मीन के हेल्प से बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये और भी कई सारे क्वेश्चन है, इसको हम देखो कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये हमारा फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का, B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको देखूं, इस वाले टर्म को देखूं, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये A है, ये हमारा C हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा जो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? AP में है। तो अगर तीनों AP में है तो ये हम लगा सकते हैं, यानी B इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? A प्लस C बाई 2। A क्या है मेरा? ये है -6 प्लस C क्या है? ये है 8 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 2/2, यानी कि बेसिकली 1। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि यहाँ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अरिथमेटिक मीन के हेल्प से हम चाहें तो ये सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा वाला करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बस 2 नंबर पता है तो बीच वाला नहीं पता तभी निकलेगा। देखो यहाँ पे 3 गैप एक साथ दिए गए हैं, फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो अरिथमेटिक मीन है ये सेंटर वाले जो है, बिल्कुल सेंटर वाला हमारा जो सेंटर वाला नंबर है उसको निकाल के देता है, जो सेंटर वाला टर्म है उसको निकाल के देता है। तो देखो, तो जैसे ये 11 और 27 है, तो इसके बीच में 3 नंबर है, लेकिन बिल्कुल बीच में कौन है? वो ये है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं 11 और ये बीच में जो भी नंबर रहा होगा वो, और ये 27 आपस में AP में होंगे। तो जब ये आपस में AP में होंगे तो मैं इनके बीच में मैं अरिथमेटिक मीन लगा देता हूँ। तो ये वाला हमारा हो जाएगा A, और ये वाला हो जाएगा B, ये वाला हो जाएगा C। तो अरिथमेटिक मीन अगर मैं लगाऊँ तो हमारा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस C बाई 2। यहाँ पे A क्या है? 11 है, ठीक है। 11 प्लस C है 27 बाई 2। सॉल्व करने पे 11 और 27 ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और 3/2, 38 अपॉन 2। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 19, ठीक है।
फिर अब क्या है, अब मुझे अगर ये निकालना है तो देखो अब मैं इन दोनों के हेल्प से ये वाला भी निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा मान लूँगा कि ये ए है, ये सी है और ये बी है। तो ये सी क्यों बना दिया, क्योंकि इसको अब हम जान चुके हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन दोनों को ऐड करो, 11 + 19/2 कितना हो जाएगा, ये ऐड करने पे ये हो जाएगा 0 और 30, ये हो जाएगा 30/2, बेसिकली ये आ जाएगा 15। और ऐसे ही जब इसको करेंगे 27 और 19 को ऐड कर लेंगे, यहाँ से इसको मिटा देते हैं पूरा ही। ठीक है, यहाँ से 27 + 19/2 कर लेते हैं, ये जगह 9 7 18 18, 1 मिनट 9 7 16 होगा, 9 7 16, 2 1 3 1 4, 46/2 कितना आ जाएगा 20, हमारा आ जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। तो देखो इस तरीके से अरिथमेटिक मीन का यूज़ करके ये तीनों ही जो एम्प्टी स्पेस था, तीनों ही जो मिसिंग टर्म था उसको हमने पता कर लिया है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन हमको क्या करता है, हमेशा बीच वाला टर्म निकाल के देता है। अब वो बीच वाला टर्म जो है कहाँ पे है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई AP है बहुत दूर, वहाँ पे फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे एकदम से मेरे पास जो है 19वां टर्म है, तो बीच वाला टर्म हम तब भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से होगा अगर ये इस तरीके से ऑड नंबर में दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 ऑड नंबर में दिया हो तो हम ये सेंटर वाला निकाल सकते हैं। इवन में होगा तो थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी निकल सकता है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे, ठीक है। तो देखो इसमें भी भरना है मुझे, जो मिसिंग टर्म है उसको हमें पता करना है क्या होगा। अगेन वही अरिथमेटिक मीन लगाएंगे, देखो 1/2 और 7/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं B है, ये A है और ये C है। तो B क्या हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा A + C, यानी A क्या है 1/2 + C क्या है 7/2 /2। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 7 + 18/2 बेसिकली 4, ये इसे कटे के 4 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटर वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यही इसी को यूज़ करके हम चाहें तो इसको भी ला सकते हैं। ये इसको यहाँ पे ये वाला A, ये C और ये B, फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा C आ जाएगा। ये एक मेथड है, या फिर सिंपली हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं और फिर इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसा सोच लेते हैं कि ये क्या है A, ये है C, ये है B। तो यहाँ से हमारा B हमको पता है और A पता है, तो B = क्या है यहाँ पे A + C/2। तो यहाँ से 2B = क्या हो जाएगा A + C, यहाँ से C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2B - A, ठीक है। तो C = 2B - A, 2 × B क्या है हमारे पास, B है यहाँ पे 7/2, 7/2 - A क्या है 1/2, यहाँ से 2 कटेगा, ये आ जाएगा 7 - 1/2 = क्या हो जाएगा 7 × 2 = 14 - 1/2, ये आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 13/2। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। A B C इस तरीके से है, ठीक है। C 2B - A, ठीक है, 2B B बिल्कुल सही है, और 2B - A, अरे यार ये तो 2 होगा ना, 1/2 नहीं होगा, ठीक है, ये होगा 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाना चाहिए 7 - 2, ये हमारा आ जाना चाहिए कितना 5, ठीक है। इस तरीके से आएगा। एक बार इस चेक कर लेते हैं इसमें फिर से, ठीक है। तो एक इस मेथड से हो गया। दूसरा देखो कैसे कर सकते थे, ये नॉर्मल मेथड से करेंगे बिना अरिथमेटिक मीन से। ये तो अरिथमेटिक मीन को ही मैंने लगाया है थोड़ा सा रीअरेंज करके। अगर मैं अरिथमेटिक मीन नहीं लगाता तो कैसे करता, तो मैं ऐसे देखता कि यहाँ पे देखो क्या है, ये है आगे के टर्म, ये पीछे के टर्म। मुझे अगर D निकालना है तो ऑब्वियसली मैं 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 1/2, 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जो कि मेरा क्या आ जाएगा 4 - 1/2 बेसिकली 3/2, ये आ जाएगा। अब ये कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड अगर मैं कर दूँ, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूँ तो मेरा ये आ जाएगा। मैं नीचे नहीं कह रहा हूँ ऐड, इस पूरे में अगर मैं ऐड कर दूँ कॉमन डिफरेंस को तो ये आ जाएगा। तो ये 7/2 में मैं ऐड कर देता हूँ 3/2 को, ये हो जाएगा 7 3 10/2 यानी कि 5। देखो ऐसे भी 5 आ रहा है, वैसे भी 5 आ रहा था, यानी यहाँ पे 5 होगा। दोनों मेथड से हम कर सकते हैं बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन, या फिर
बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन, या फिर हम नॉर्मली जो है कॉमन डिफरेंस वाला मेथड लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीके से, ठीक है। ये वाला देख लो, अगेन 3 गैप हैं, मुझे सेंटर वाला मिल सकता है आसानी से यूजिंग अरिथमेटिक मीन, तो मैं अरिथमेटिक मीन यूज़ करके सेंटर वाला निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 2 नंबर है मेरे पास, इसको अगर मैं ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो ये हमारा इसको बी मानूँ तो ये हमारा सी हो जाएगा, और बी निकालना है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, यानी कि -1/2 प्लस सी यानी 5/2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/2 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी हमारे टर्म क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे अब इन दोनों को निकालना है, तो मेरे पास 1/2 माइनस प्लस 1 ये है, ए और बी इसको सेंटर निकालना है तो इसका हाफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्या 1/2 यानी बेसिकली 1/4 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1/4। अब इस दोनों का निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 5/2, ये हो जाएगा 2 + 5/2, यानी कि सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा, नहीं कुछ मिसिंग है, बहुत खिचड़ी हो जा रहा है ना। ठीक है, देखो 1 मुझे ये सेंटर का निकालना है बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 5/2 ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई से कर दिया तो 2 + 5/2 ये जाएगा 7/4 ये आ जाएगा, ठीक है। ये जाएगा हमारा क्या 7/4। अब ये सही है या नहीं इसको चेक भी कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के, ठीक है। जैसे ये 1/4 है, ठीक है, 1/4 में से -1/2 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/4 + 1/2, ये हमारा आ जाएगा 1 + 2/4 यानी कि 3/4। तो यस 3/4 हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें चेक कर लेते हैं 1 - 1/4, ये भी चेक करें तो 4 - 1/4 यानी कि ये भी 3/4 आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सही है, 7/4 है, ठीक है। 7/4 यहाँ पे देख लो 7/4, इसमें से -1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 4/4, अगेन 3/4 आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है, ठीक है। हर बार 3/4 ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो हमने ये सॉल्व करके निकाला है 1/4 1 और 7/4 बाई यूजिंग अरिथमेटिक मीन, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन का यूज़ करते हैं। और भी क्वेश्चंस होते हैं जो अरिथमेटिक मीन पर सॉल्व होते हैं, अभी मैं उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वो वैल्यू बताओ फॉर विच x + 2 2x और 2x + 3 2x + 3 ये क्या हो, ये 3 टर्म्स हो, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो किसी एपी के, यानी बेसिकली ये तीनों क्या हो, एपी में हो। तो अगर ये एपी में हो तो एपी में होने का सेंस ये है कि अगर मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो अगर ये एपी में होते हैं तो पक्का ये अरिथमेटिक मीन को ज़रूर फॉलो करेंगे, यानी b = a + c/2 होना ही चाहिए। अगर ये एपी में है तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये रेशा इस पर बिठा दूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं क्या 2x, ठीक है, = क्या होना चाहिए a जो कि x + 2 है, ठीक है, प्लस b जो कि 2x + 3 है, डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हमको रिलेशन मिलना चाहिए। तो 2x = क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा 3x + 2 और 3 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 4x = 3x + 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा इसको भी इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 4x - 3x = 5। यहाँ से हमको पता चलता है क्या कि 4x में से 3x गया तो x आ जाएगा, और जो किसके बराबर होगा 5 के बराबर, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन को यूज़ करके अलग अलग क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अरिथमेटिक मीन से इसी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, लिखा हुआ है शो दैट a - b का होल स्क्वायर, a² + b² एंड a + b का होल स्क्वायर आर इन AP। मतलब कि ये दिखने वाला जो टर्म हमारे पास है, हमको ये प्रूव करना है कि ये तीनों क्या है AP में है। यानी कि अगर मैं इसको क्या बोलूँ a मानूँ, हालांकि पहले से यहाँ पे a है तो मैं इसको कैपिटल A लिख देता हूँ। अगर मैं इसको a मानूँ, इसको b मानूँ, इसको c मानूँ, तो ये वाला रिलेशन तो फॉलो होना ही चाहिए अगर ये AP में है तो।
ठीक है। तो इसको करते हैं फिर, इसका मतलब ये जो बीच वाला टर्म है यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये पक्का क्या होगा, ये इन दोनों के सम के इस तरीके से रिलेशन ये फॉलो करेगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अगर ये LHS RHS बराबर आ जाता है, ठीक है, तो एक तरह से इसको भी क्या करते हैं, इसको इक्वल नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसको LHS RHS करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से LHS और ये हो जाएगा RHS, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये हो जाएगा, ये तो हमारा LHS ये है ही, RHS को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो फॉर्मूला है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अपॉन में 2। अभी माइनस 2ab प्लस 2ab आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से हो गया, 2 से 2 कटेगा, क्या आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो बेसिकली एक मिनट प्लस होगा ना, ये प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब और ये तो बेसिकली देखो यही आ रहा है LHS के बराबर, ये किसके बराबर आ रहा है, LHS के बराबर। तो सिंस LHS, ठीक है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, सिंस लिख देता हूँ SINC, सिंस हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम करते हैं इस जो है अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी बात करते हैं कि हाउ टू एज्यूम टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें AP एग्जैक्टली दिया ना हो, ऐसा बोले कि 3 नंबर है कोई और वो AP में है, तो उनको मैं कैसे एज्यूम करूँ, लाइक XYZ मानूँ या कैसे उसको एज्यूम करूँ, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कोई ऐसा सोच सकता है कि अगर अब तक हम जनरल टर्म इस तरीके से लिखते आ रहे थे A प्लस D और A प्लस 2D, तो ऑब्वियसली अगर 3 टर्म हमको AP में दिया रहा है तो इसी तरीके से A और A प्लस D और A प्लस 2D कर सकते हैं एज्यूम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बट देखो इसमें थोड़ी सी जो है ऐसे एज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे कि इमेजिन करो कि जैसे ये इन तीनों का अगर मैं सम निकालता हूँ, ठीक है, इसका सम मुझे दिया रहा है, मान लो वो सम दिया है 36, ठीक है, इन तीनों का, तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो A प्लस D और फिर A प्लस 2D इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि देखना, जब इनको मैं ऐड करूँगा तो ये A प्लस A क्या हो जाएगा 3A प्लस D और 2D ये हो जाएगा 3D, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। यहाँ पे A प्लस D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36/3, ठीक है, बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा 1 to 12, ठीक है। A प्लस D क्या आ जाएगा मेरा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना तो मैं प्रॉपरली A निकाल पाया हूँ, ठीक है, और ना ही मैं D निकाल पाऊँ, ना ही मुझे A पता है ना ही मुझे D पता है, तो इसके लिए मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जो मुझे इन दोनों को कैलकुलेट करने में हेल्प कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा रिलेशन, तब जाके मैं या तो A या तो D कैलकुलेट कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन सोचो अगर इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से एज्यूम किया होता, ठीक है, इसी AP को मैं अगर अलग तरीके से एज्यूम किया होता तो क्या होता, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। देखो अगर तीनों AP में है तो इसका हमको बस ये ध्यान देना है कि तीनों का जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो कांस्टेंट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूँ A बीच वाले टर्म को, तो इधर वाला टर्म पक्का क्या हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा, इसके पीछे वाला क्या टर्म हो जाएगा A माइनस D हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या ऐसा एज्यूम करने में कोई गलती है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी गलती और दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर मैं D को ऐड करूं तो ये A बन जाएगा ऑब्वियसली, और फिर इससे D ऐड करूं तो ये बन जाएगा, यानी कि ये तीनों AP में तो हैं, ठीक है। दिखने में जनरल टर्म जो हमने पढ़ा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है ना, वैसे तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये AP में है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो इसको हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो ऐसे एज्यूम करने में फ़ायदा क्या है कि अब अगर मुझे दिया हो कि इनका सम क्या है 36, तो मैं इनको ऐड कर लूँ अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस D, सॉरी माइनस है, A माइनस D प्लस A और प्लस A प्लस D, तो ये क्या हो जाएगा 36। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास A माइनस D
प्लस ए प्लस डी। तो यहाँ से देखो डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जाएगा ए प्लस ए यानी 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 36/3। ठीक है, तो 36/3 यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा एक नंबर आ गया है क्या 12, ये बीच वाला नंबर ही हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि क्या है 12 है। ठीक है, पिछली बार भी हालांकि कैलकुलेट कर लिया था हमने। ठीक है, a प्लस डी आया था ना, जब हमने इस तरीके से एज्यूम किया था a प्लस डी और a प्लस 2d, तो हमारे पास a प्लस डी ही तो आया था जो कि क्या था 12, और इस बार भी यही आया है। ठीक है, इस बार भी वही है, बीच वाला टर्म ही आया है इस बार भी जो कि 12 है, और पिछली बार भी यही आया था। ठीक है, बट ये देखने में थोड़ा सा अलग लगता है, ये यहाँ पे हमको आसानी से दिखाई देता है और कभी कभी ये इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम नॉर्मल तरीके से करें तो नहीं होगा तब भी, लेकिन जनरली लोग टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि इस तरीके से एज्यूम करना चाहिए, तो हमको ऐसे एज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसके बारे में। तो अभी बात कर लेते हैं कि कितने टर्म दिए होंगे तो कैसे हम एज्यूम करते हैं। अगर मान लो 3 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, मान लो इस तरीके से दिया हुआ है कि ए है, बी है और सी, ये आपस में जो है AP में है। ठीक है, और इनका सम मान लो दिया हुआ है, सम दिया हुआ है कितना दिया है, मान लो 24। ठीक है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है B, तो इसको हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे, बोलेंगे A माइनस डी और A और फिर A प्लस डी। ठीक है, कहीं कहीं कैलकुलेशन वगैरह में इजी हो जाता है ये, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A माइनस डी प्लस A प्लस डी, यहाँ से 3A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3A इक्वल टू 24 हो जाएगा, यहाँ से A क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमको ये B जो है ये आ जाएगा 8। तो अगर B कैलकुलेट करने को आएगा तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये है। ठीक है, तो ये है बेसिकली, इस तरीके से करते हैं। 3 टर्म के लिए इस तरीके से एज्यूम करते हैं। तो और अगर 4 टर्म हो या 5 टर्म हो तो क्या एज्यूम करेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो 3 टर्म्स एज्यूम कर रहे हो तो क्या करेंगे, ऐसे एज्यूम करेंगे A माइनस डी, ठीक है, A और A प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से। अगर 4 टर्म एज्यूम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे A माइनस 3D, ठीक है, और फिर A माइनस डी और फिर A प्लस डी और A प्लस 3D। ध्यान से देखोगे तो चारों में कितने कितने का गैप है, 2D का गैप है। ठीक है, इसमें 2D ऐड करो तो ये बन जाएगा, इसमें 2D ऐड करो तो ये बन जाएगा, इसमें 2D ऐड करो तो ये बन जाएगा, यानी कि ये AP में है। और इस तरीके से हम इसको 4 टर्म्स को एज्यूम कर सकते हैं। मान लो 5 टर्म एज्यूम करने होंगे तो कैसे करेंगे, A माइनस 2D, ठीक है, A माइनस डी और A माइनस A प्लस डी, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा A प्लस डी और A प्लस 2D। देखो 5 टर्म के लिए ऐसा हो गया ना, कितना हो 5 टर्म का ना, हाँ 1 2 3, ये बीच वाला 3 है, 4 और 5 टर्म को ऐसे एज्यूम करते हैं। ठीक है, 6 टर्म होंगे तो क्या करेंगे वो समझ लेना, इसी पैटर्न पे फॉलो करता है, यानी कि A माइनस 5D, ठीक है, A माइनस 3D, ठीक है, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D और A प्लस 5D। इस तरीके से हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। देखो 6 टर्म हुए ना, 3 और 3, इस तरीके से 7 होंगे तो फिर अगेन ये वाला पैटर्न, ऑड वाले का पैटर्न अलग चलता है, इवन वाले का पैटर्न अलग चलता है। इस तरीके से हम जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगा जैसे हम एज्यूम कर सकते हैं अलग अलग AP को। ठीक है, तो ये इस तरीके से एज्यूम करते हैं, ये एक कन्वेंशन है, नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल एक तरह से नेसेसरी क्या कह सकते, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, एकदम कंपल्सरी नहीं कि यही करना ही है, लेकिन कर भी सकते हैं ताकि कैलकुलेशन कभी कभार इससे ईजी हो जाता है। ठीक, तो चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, तो और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड 4 नंबर्स। ठीक है, हमें से 4 नंबर कैलकुलेट करके निकालने हैं, 4 नंबर जो कि AP में हो। ठीक है, और हुज सम इज़ 20, यानी कि उन चारों का एडिशन कर दो तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 120, और अगर उनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो 120 यानी 120 आ जाए। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। एज्यूम करना है मुझे 4 टर्म्स ऑफ दी AP। ठीक है, तो मैंने बताया था 4 टर्म के लिए कैसे एज्यूम करते हैं, A, ठीक है, A माइनस 3D पहला टर्म हो जाएगा, A माइनस डी दूसरा टर्म, ठीक है, A प्लस डी तीसरा टर्म,
और a प्लस 3d चौथा टर्म, ठीक है। और इन सब में कितने का गैप है, 2d का। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है a, ये फर्स्ट टर्म क्या है, ये है a माइनस 3d, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस ये है हमारा 2d के बराबर, ठीक है। ये ध्यान रखना 2d के बराबर कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी पता नहीं, बट मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये है, अब ये बोला सम इसका क्या है 20, तो सबको ऐड कर दो। ऐड करने पे साफ साफ दिख रहा है कि माइनस 3d से ये 3d कट जाएगा, माइनस d से dt कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर मेरा 4a आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ मेरा शॉर्टकट एक तरह से कर लिया मैंने, यहाँ बच गया मेरा टाइम, ये हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से तुरंत मुझे पता चल जाएगा कि a कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 5, ठीक है। a क्या होना चाहिए 5, तो ये एक सेकेंड, हाँ a क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या है, अगर d पता चल जाए, ठीक है, अगर मैं d पता चल जाए तो मैं आसानी से चारों को निकालूंगा। तो दूसरा क्या लिखा हुआ है कि इसका स्क्वायर का सम क्या है 120, तो स्क्वायर का सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस 3d का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3d का होल स्क्वायर, और ये कितना होना चाहिए 120 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9d स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 9d का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 6ad, ठीक है। फिर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ad, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर माइनस नहीं प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा ये 3d यानी 9d क्या हो जाएगा 6ad, ठीक है, इज इक्वल टू 120, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं कौन किससे कट रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो माइनस 6ad है, ये कट रहा है यहाँ पे प्लस 6ad से, यहाँ पे है माइनस 2ad और यहाँ पे प्लस 2ad कट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं a स्क्वायर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार a स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो 9d स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक d स्क्वायर, तो 9 और d कितना हो जाएगा 10d स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे d स्क्वायर है एक और यहाँ 9d स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा फिर से 10d स्क्वायर है, 20 टोटल कितना हो जाएगा ये प्लस 20d स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि क्या है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, ठीक है, 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 25, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। अब देखो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कहाँ पर सॉल्व करूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है 100 आ जाएगा, ठीक है, 4 इंटू 25 100 प्लस 20d स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 120 आ रहा है, 120, ये 100 उधर जाएगा तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 माइनस 100, बेसिकली क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इस 20 से ये 20 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी d की वैल्यू क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए प्लस माइनस 1, बेसिकली हाँ प्लस माइनस 1 दोनों आएगा। अगर d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो d प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है, ठीक है, d या तो 1 होगा और d या तो माइनस 1 होगा। तो अब क्या पूछा है फाइंड द 4 नंबर्स ना, तो चलो दोनों के ही लिए ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कहाँ पे रखे हैं, इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल टू 5 मुझे पता चल चुका है, यहाँ पे लिख लेता हूँ a इक्वल टू 5, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो पहला टर्म निकालना है मुझे, तो ये जाएगा 5 माइनस 3d, ठीक है, 3 अभी 1 मान के चलते हैं सॉल्व, ठीक है, 1 मान के सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 1 ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 बेसिकली आ जाएगा हमारा 2, तो पहला टर्म क्या है 2 है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1, अभी d बराबर 1 ले रहा हूँ मैं, माइनस 1 नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो पहला टर्म क्या है 2, दूसरा टर्म 4, इसको थोड़ा सफाई से लिखना चाहिए मुझे, ये आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 4, ये वाला क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 1, ये आ जाएगा 6, ठीक है, और ये आ जाएगा क्या 5 प्लस 3, ये आ जाएगा 8। तो देखो ये चारों AP में है या नहीं, चेक करो चारों AP में है या नहीं, तो हम देख पा रहे हैं बिल्कुल चारों AP में है, 2
2 4 2 6 2 8, इस तरीके से इन सबको ऐड करो तो क्या 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 6 4 10, 8 2 10, 10 20 बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर वाला भी आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये आंसर ये आ चुका है, यही वो 4 नंबर हैं जिनको हमें इसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि -1 रखने से क्या होता है, ठीक है। तो -1 रख के भी कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अगर -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a -3 इंटू -1, ये हो जाएगा a क्या था मेरा 5 था, ये हो जाएगा 5 + 3, ये आ जाएगा 8, यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ देखोगे तो सेम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। बेसिकली नंबर्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है। जो नंबर उस बार आए थे वही नंबर इस बार भी आएंगे, बस वो नंबर क्या होंगे, एक जो है इंक्रीजिंग एपी में है और एक डिक्रीजिंग एपी में, इस तरीके से ये यहाँ पे जो है इसका सम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज़ आ रहे हैं, वो उल्टा था, ये ऐसे था, बट एक्चुअल में दोनों ही सेटिस्फाइड है, दोनों ही वैलिड है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। तो चलो फिर अब समझते हैं कि देखो इसको हमने ऐसे एज्यूम किया था तभी ये क्वेश्चन इजी हुआ है, ठीक है। मान लो अगर तुमने ऐसे एज्यूम कर रहा था, ठीक है, जो जनरल तरीका है, जो लोग सोचते हैं कि इस तरीके से हम कर सकते हैं मे बी, और कर भी सकते हैं, थोड़ा सा बस लंबा जाएगा। अगर इसको a + d a + 2d, कोई सोचेगा कि क्यों ही तब फालतू मुझे याद करना पड़े कि क्या एज्यूम करना है क्या नहीं एज्यूम करना है, तो चुपचाप यही नहीं कर सकते क्या, इसमें कोई गलती है? गलती बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो जब इसको एज्यूम करने बैठोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो जब ऐड करोगे तो ये 4a प्लस ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 और 2 3 2 5 5 1 6, ये 6d इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3a + 6d इक्वल टू ये तुम्हारा आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ से अगर तुम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करोगे तो 2a + 3d इक्वल टू आ जाएगा 20। तो अब देखो ये एक तरह का रिलेशन बन गया है, ठीक है, और इससे कुछ खास अभी कैलकुलेट हो नहीं पाया है। अब अगर स्क्वायर निकालने जाऊँ रिलेशन, ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे स्क्वायर करने लग जाऊँ इसका, क्या हो जाएगा, पहला a² प्लस दूसरा a + d का होल स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा a + 2d का होल स्क्वायर और फिर a + 3d का होल स्क्वायर। तो फिर देखोगे तो फिर से एकदम स्क्वायर का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो 2ad आएगा ना वो भी नहीं कैंसिल होगा, वो भी ऐड होता जाएगा, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिख जाएगा और फिर इसमें सॉल्व करने में बिल्कुल ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी, नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें डाउट है एक बार इसको ट्राई करके देख लेना खुद से घर पे कि क्या इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जितना आसानी से ये पिछला वाला मेथड से हुआ था उतना आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए जो भी था ये क्लास 10th का बेसिकली सिलेबस था और ये आज हमने ये कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ के बारे में देखेंगे और समीशन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन क्या होता है इसको सीखेंगे। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही।